हेलो गाइस। चलिए आज की क्लास अपनी किस पर होगी? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन की क्लासेस की हैं जिसमें डेफिनेशंस, लॉज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ एंड वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड वेवलेंथ्स पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं ग्लास स्लैब के हेल्प से। ग्लास स्लैब आपने देखा होगा, जो टेबल पे, ऑफिस टेबल पे एक बॉक्स रखा रहता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा होता है, रेक्टेंगुलर होते हैं, सर्कुलर भी आते हैं। उनमें देखिए कभी ध्यान से कि नीचे की जो पेपर होते हैं अगर उस पर रख देते हैं तो पेपर में लिखे हुए वर्ड्स, जो लेटर्स होते हैं, वो क्या दिखते हैं? हमें डिस्प्लेस्ड दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। रिफ्रैक्शन उसके पीछे है रीज़न, लेकिन ऐसा होता कैसे है वो देखते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग करते हैं कि एक ग्लास स्लैब लेते हैं। ग्लास स्लैब ऐसा ये रहा। ठीक, इस ग्लास स्लैब की अपनी एक थिकनेस मान लेते हैं, कितनी? टी थिकनेस की ग्लास स्लैब थी, जो ऊपर से कोई एक रेज इस पे क्या हो रहा है, जिस पर रेज फॉल हो रहा है मान लेते हैं। तो रेज ले आते हैं, इंसिडेंट रेज जिसे कहेंगे हम लोग, इसका नाम लिख लेते हैं ए, और जहाँ गिर रहा है वहाँ क्या लिख लेते हैं बी। और इस जगह गिर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या खींच लेंगे? नॉर्मल N1 मान लेते हैं, क्योंकि अभी एक और नॉर्मल खींचना है, दो N1 और N2 मान लेंगे। ये जो नॉर्मल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा इंसिडेंट रे से। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे। कहाँ से आ रहा है? एयर से। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेते हैं? N1। मतलब सिंपली एयर से लाइट रे अंदर आ रही ग्लास में, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना मान लेते हैं। एक नया ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N2, और ये डेंसर होगा ना, क्योंकि इन कंपेरिजन टू एयर ग्लास क्या माना जाएगा? डेंसर। तो ये क्या माना गया? रेयरर। अच्छा, रेयरर से कहाँ लाइट जा रही है? डेंसर में। तो इसका जो ये वाला पाथ था इसे हम कहते हैं ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इसी सीधे लाइन में क्या हो जाता? ट्रांसमिट हो जाता है ना। लेकिन है ग्लास स्लैब, तो अब क्या होगा? तो जैसे ही रेयर से डेंसर में जाती लाइट क्या होती है? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है ना। ये तो हमने पढ़ा। क्यों बेंड होती है? क्योंकि स्पीड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, लेस हो जाती है। तो ये बेंड हो गया। कहाँ गिरा ये आकर? सी पर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे गिरा, तो अब यहाँ से क्या होने वाला है? ये लाइट बाहर निकलने वाला है। कहाँ? जहाँ से आया था एयर से वही वापस। तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से एयर हो रहा है। तो इस जगह पे फिर से हम एक नॉर्मल खींच ले। ये नॉर्मल देखिए परपेंडिकुलर, ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो N2 इसको ले लेते हैं। ये नॉर्मल N2 इस सरफेस पे सी पर, और N1 कहाँ पे है? बी पर, ऊपर वाले सरफेस पे। ओके, यहाँ से जब ये निकलेगा तो क्या स्ट्रेट निकलेगा सीधा ग्लास वाली लाइन में? नहीं, बेंड होगा, क्योंकि डेंसर से अब कहाँ जा रहा है? रेयर। तो जब डेंसर से रेयर जाता है तो अवे की टूवर्ड्स, तो सीधे जाने की बजाय हल्का सा क्या हो जाएगा? अवे हो जाएगा। अवे होने के बाद जब ये नॉर्मल से निकलता है तो इसको हम एंगल ले लेते हैं ई। और यहाँ पे जो ये अंदर लाइट गई है इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। बी सी कौन सा रेज है? रिफ्रैक्टेड। ए बी कौन सा है? इंसिडेंट रे। और लास्ट में सी, और इसको डी कर लेते हैं। सी डी क्या बोला जाएगा? इमर्जेंट, क्योंकि यहीं से इमर्ज आउट हो जाता है। तो इमर्जेंट रे सी डी। ये जो बी सी है रिफ्रैक्टेड, जो ग्लास के अंदर है, ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? आर। अगर सोचिए ये आर है तो ये भी आर होगा, अपोजिट एंगल। ठीक, ओके, इतनी कहानी हमारे पास पता हो गई। अब हमें एक दो चीज़ें इसमें निकालनी है। पहली चीज़ तो ये कि जो ओरिजिनल पाथ था इसका स्टार्टिंग में इंसिडेंट का, वैसे ही निकला है उसी जगह से या उससे अलग? तो उसी के जैसा, मतलब उसी के पैरेलल निकलता है। पहली चीज़ ये प्रूव करके देखेंगे हम लोग। दूसरी चीज़, इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है। इस डिस्प्लेस्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। लेटरली शिफ्टिंग क्या हो गई? चेंज हो गया ना इसका पाथ। तो लेटरल शिफ्टिंग निकालेंगे हम लोग, पहला चीज़। और दूसरा, इस इमर्जेंट एंगल को आई के बराबर करेंगे, तभी तो जाके ये प्रूफ होगा कि ये वाली लाइन जो बाहर थी और जो यहाँ से निकल रही है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो दो टास्क हमारे पास। तो पहला प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो इमर्जेंट रे है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलती है, बस अपने पाथ से क्या हो जाती है? थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। तो निकाले, चलिए। N1 हो गया, और ये इसका मीडियम क्या हो गया? N2 हो गया। बी पर स्नेल्स लॉ लगाएं अगर हम लोग, स्नेल्स एट बी। बी पर स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा? तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर लगाएंगे। आई इंसिडेंट, आर रिफ्रैक्टेड हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। इसको एस टू क्या बताया था मैंने? जहाँ से लाइट जाती है वो नीचे होता है, जिसमें जाती है वो ऊपर। तो N2 मीडियम ऊपर जाएगा और जिससे जा रही है वो नीचे, N1। पहला हो गया सिंपली। यही स्नेल्स लॉ हम लोग सी पर लगाया, अगर स्नेल्स एट सी।
अगर स्नेल्स लॉ सी पर लगाएं तो क्या दिखेगा, देखिए सी पर अगर हम लगाएं यहाँ पर तो इस पर आई कौन होगा, इधर से आ रहा है तो ये इंसिडेंट एंगल आर होगा ना, एंगल इंसिडेंट ये वाला आई कहलाएगा, तो हो जाएगा साइन आई, आई की जगह कौन है आर है, अपॉन साइन आर, आर कौन है बाहर वाला क्योंकि ये बाहर निकल रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल, तो साइन ई इज टू क्या कहलाता है n2 अपन n1, जहाँ जाता है वो बाद पहले लिखा जाता है ऊपर और जिससे जाता है वो नीचे, तो जिससे जा रहा है वो कौन है n2 नीचे और जहाँ जा रहा है वो कौन है एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 तो ये ऊपर हो जाएगा। प्रोसेस सेम है, ऊपर दूसरे मीडियम का नीचे पहले मीडियम का, तो इस दोनों में कौन दूसरा कहलाएगा नीचे वाला ना, ऊपर लेंगे ठीक। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, इक्वेट करने का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, LHS में LHS का RHS में RHS में, देखिए n2/n1 मल्टीप्लाइड n1/n2 मल्टीप्लाइड कट जाएंगे सब, तो इधर तो हो गया 1, RHS का हो गया कम, LHS में देखिए साइन आई बाई साइन आर मल्टीप्लाइड, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन आर बाई साइन ई, साइन आर करता यहाँ 1 बचा है तो साइन आई इक्वल्स टू साइन ई है, देखिए साइन आई बाई साइन ई इक्वल्स टू कितना है 1, तो यहाँ से क्या मिला साइन आई इक्वल्स टू साइन ई, तो हम ये लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू आई, प्रूफ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट के क्या हो गया बराबर हो गया। और ऐसा अगर हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि इमर्जेंट रे जो है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के क्या है पैरेलल है, ये अगर पूछा जाता है तो आप इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं ठीक। दूसरी चीज़ क्या पूछा है कि ये कितना शिफ्ट होगा, लेटरली शिफ्ट कितना होगा डी, मतलब इन ओरिजिनल और फाइनल के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो वाली डिस्टेंस कितना निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, आप इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिए कौन सा, जो यहाँ डी प्लेस है ये वाली डी होगा परपेंडिकुलर है, मतलब सॉरी इनके बीच की दूरी बराबर होगी ना, हर जगह पैरेलल है तो ये भी और ये भी, तो यहाँ तक कितनी दूरी होगी ये डी, इसको हम लोग मान लेते हैं ओ मान लिया। तो एक ट्रायंगल देखिए आप इसमें COB देखा, इस ट्रायंगल में मैं इस एंगल को पूछूं तो कितना बताएंगे आप, ये वाला एंगल देखिए पूरा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक आई के बराबर होता है, ये आर हो गया तो बचा कितना आई माइनस आर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए COB में ये एंगल हो गया आई माइनस आर, तो अगर मैं लगा देता इसमें साइन आई माइनस आर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर कराएगा तो परपेंडिकुलर डी अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से यहाँ तक क्या है BC, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई कि नहीं बात, ये ट्रायंगल जो बनाया मैंने, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है आई माइनस आर हुआ है, और उसके सामने का परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जगह आई माइनस आर है ठीक। एक और ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, देखिए ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, इसका नाम लिख लेते हैं ओ डैश, ट्रायंगल का नाम देखिएगा ट्रायंगल CO'B, ये वाला ट्रायंगल ऊपर का, जिसमें ये एंगल क्या है आर है, तो इसमें लगा लीजिए कॉस आर। कॉस आर क्या होता है, कॉस आर मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये ठीक है, तो बेस कौन है CO' और हाइपोटेनस कौन सा होगा BC, क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से BC कितना हो जाएगा, BC उधर लाइए इधर है, तो CO' अपॉन कॉस आर, यही BC यहाँ रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू डी अपॉन BC लिखना, और BC की पूरी वैल्यू ये है, तो CO' नीचे रह जाएगा और कॉस आर चला जाएगा ऊपर ठीक है। तो D बराबर कितना हो गया, D ही तो निकालना था हमें, D इक्वल्स टू क्या हो गया CO' कहाँ पे है CO', और CO' क्या है थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो CO' यहाँ पे चलाएगा T, पहले से यहाँ कौन है साइन आई माइनस आर, और ये कॉस चला जाएगा नीचे कॉस आर, देखिए कितना सिंपल वे में आ गया, T साइन आई माइनस आर कॉस आर, यही क्या होगा इसमें डिस्प्लेस्ड होगा। अब सोचिए पूछा जाता है कि ये लेटरल शिफ्टिंग बढ़ेगा या कम होगा, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता होगा, तो D किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब, जितना ज़्यादा थिकनेस लेंगे उतना ज़्यादा स्लैब लेटरल शिफ्टिंग बढ़ाता जाएगा, आई माइनस आर इन एंगल्स पे भी डिपेंड करेगा, कितने डिग्री पर हम लोग उसको गिरा रहे हैं, इंसिडेंट हो रहा है ठीक। तो ये कहानी हमारे पास थी रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, जिसमें दो चीज़ें हमने सीखी, पहली तो I इक्वल्स टू ई की पैरेलल निकलेगा, दूसरी
कितना डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक, चलिए अच्छा एक और चीज़ देखते हैं हम लोग लास्ट में, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है? तो किसी स्विमिंग पूल में अगर हम उसके सरफेस को देखें, बॉटम सरफेस को, तो वो हमें थोड़ा सा क्या दिखता है? रेज्ड दिखता है। ये हमने एग्जांपल लिया था। वजह आप समझेंगे, क्योंकि वो जो हमें दिखता है वो कौन सा डेप्थ दिखता है? एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल नहीं दिखता है। तो उसको समझने के लिए देखिए क्या लेते हैं, एक हम लोग स्विमिंग पूल जैसा कुछ ले लेते हैं। ये रहा टैंक, वाटर टैंक। इसमें वाटर भर देते हैं हम लोग कुछ हाइट तक। ये रहा, मान लेते हैं ये है वाटर। कहाँ तक भरा? ये डी तक। तो ये कौन सी इसकी डेप्थ कहलाएगी? एक्चुअल, एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, इतनी है। हम यहाँ से कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको? बॉटम पार्ट को, इसके। ठीक, ये हो गया आई, मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं। बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं जिसको हम देखकर समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ पर है इसकी एक्चुअल डेप्थ। अगर ये यही दिखता है तो हम समझ जाएंगे एक्चुअल दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिखने वाला है नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि जब हम बात करें, यहाँ से रेज निकलेगा ऊपर की तरफ हमारी आंखों के लिए आने के पास, कई रेज निकलेंगी। खैर इधर वाली हमारी आंखों पर पहुँचेगा, उधर वाला तो जाएगा ही नहीं हमारी आंखों पे, तो हम इधर वाली को बना लेते हैं। ये रेज जो जाएगा यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ से सीधे जाएगा ऐसे आंखों पे? नहीं। क्या होगा? यहीं से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नॉर्मल से आने वाली रेज कितना एंगल बनाती है? आई। ये बाहर जा रही है, बाहर क्या है? एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लीजिए, और कहाँ से जा रहा है? n2 से, वाटर से ना। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो यहाँ से डेंसर से कहाँ जा रहा है? एयर में, रेयर में। तो किधर होगा? नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से अवे? सॉरी, नॉर्मल टुवर्ड्स अवे, अवे होगा ना। तो ये इधर सीधे जाकर हल्का सा क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो जब हल्का सा बेंड होगा तो आइज़ हमें फील कराएगा कि हमें तो रेज ऐसे मिली, तो ये पीछे जब बेंड करेगा अपने आप को तो उसे कहीं यहाँ से मिलता हुआ लगेगा कि हाँ लाइट रे ऐसे आ रही है, टेढ़ा दिख रहा है। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, ये ऐसे। ठीक है, तो लगेगा इस आइज़ को कि रेज जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? नीचे से या कहीं यहाँ से आ रही है? यहाँ से ना, क्योंकि यहीं से तो बेंड हो गई है। अच्छा, अब जो हमें दिखेगा इमेज वो यहाँ दिखेगा, उसको हम मान लेते हैं आई, ये ऑब्जेक्ट था। अच्छा, इतना हो गया काम। ये जो जाने वाली लाइट है वो कितनी एंगल बनाएगी? आर। इस पॉइंट को नाम लिख लेते हैं हम लोग ए, और इस पॉइंट का बी, सी लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं पहले, बी। अच्छा, इतनी कहानी हो गई। अब सोचिए जो इस आइज को ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो यहाँ दिख रहा है कि एक्चुअली यहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना। तो ये हमारे पास जो दिखेगा बॉटम तक, यहीं तक दिखेगा, बॉटम के नीचे तक दिखेगा, यहीं तक दिखेगा। तो इसे हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ। इसको टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारा काम है टी को निकालना। या कभी कभी क्वेश्चन पलट के आता है कि कितना ऊपर उठ जाएगा, तो जितना ऊपर उठ जाएगा वो पार्ट कितना हो जाएगा हमारे लिए? ये वाला पोर्शन। और कितना हो जाएगा? डी माइनस टी ना। टोटल डी था, उठा हुआ पार्ट कितना? टी। तो बचेगा कितना? डी माइनस टी। समटाइम्स ये पूछ लेता है, समटाइम्स वो। ठीक, अच्छा अब कैसे निकलेगा ये? देखिए, हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो पॉइंट ए और बी हैं, ए और बी, ये बहुत दूर नहीं है, क्योंकि इससे एक रेज तो जाएगी नहीं, इससे कई सारी रेज निकलेंगी ना। तो इससे इधर भी रेज जाती, इधर भी जाती, इधर भी जाती। तो मान लेते हैं कि ये ए वाला एकदम पास से गया है जो ऐसे बेंड हुआ है। क्यों करेंगे वो बताएंगे। पास से एकदम मान लेते हैं कि ए और बी एकदम क्लोज हैं, इतना क्लोज कि हम उसको ओवरलैप मान सकते हैं। तो ए एंड बी आर सो क्लोज्ड वी कैन treat them at a single point। हम उनको एक ही पॉइंट पे मान लेते हैं, मतलब जो डिस्टेंस ए से निकालनी है वही डिस्टेंस बी से भी हम ले सकते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। फिर ये मत सोचिए कि ये दो दूर दिख रहा है, ये दूर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने समझने के लिए बनाया। अगर एकदम पास से बनाते तो ये सब दिखता ही नहीं। अभी इतना वो कन्फ्यूजन वाला पार्ट दिख रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा दूर किया गया, बट है कहाँ पे? एकदम पास से। ठीक, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग टी के निकालने की। तो ये देखिए, अगर ये आई है तो ये एंगल कितना होगा? आई, अपोजिट एंगल। और ये अगर आर है तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ तक क्या होगा? आर होगा। और अगर ये आर है तो ये कितना होगा? आर होगा। हो गया काम। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल आई बी ए। आई बी ए दिख रहा है आपको? आई बी ए। इस ट्रायंगल में अगर मैं लगा देता साइन आर की वैल्यू, तो साइन आर क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए आई। इक्वेशन नंबर 1। फिर एक ट्रायंगल और लेते हैं, कौन सा? देखिए ओ बी ए दिख रहा है? ओ बी ए पूरा बड़ा वाला, ये एंगल आई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से?
साइन आई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इस पर सामने कौन है, ए बी फिर से हो गया, तो हाइपोटेनस इस पर कौन होगा, ए ओ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं, स्नेल्स लॉ कहाँ पर, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं हम लोग इस पॉइंट पर, ए पर, एट ए। तो क्या लिखेंगे हम लोग वहाँ से, साइन आई, देखिए ये है ना, ये आई और ये आर, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन पहले मीडियम का, तो लाइट इस बार ऐसे जा रही है तो पहला मीडियम ये कहलाएगा और दूसरा ये, तो क्या लिखेंगे ऊपर, N1 की N2, N1। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, हमेशा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है क्योंकि उसी के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है। साइन आई की वैल्यू यहाँ से उठाइए, ए बी अपान ए ओ, ये हो गया टोटल, डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ए बी ओवर ए आई, और इसको टू क्या है, N1 बाई N2। तो ए बी ने बी को मार दिया, तो ए आई ऊपर एकदम चला जाएगा, ए आई ऊपर और ए ओ नीचे, N1 और N2, ये मिल गया। अब जरा सोचिए, जो दूरी ए से लेनी है, क्या वही डिस्टेंस हम बी से ले सकते हैं, आराम से हमने कहा था ना कि ये पॉइंट बहुत ही पास है, अगर ये जंक्शन को लेते हैं तो ए और बी में कोई चेंजेस नहीं है, तो अगर हम ए को बी से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, बी आई अपॉन बी ओ इक्वल्स टू N1 बाई N2। देखिए बी आई अपॉन बी ओ इक्वल्स टू N1 बाई N2। अब बताइए बी से ओ तक की दूरी कितनी है, पूरी डी, तो बी से ओ तक की दूरी हो गई डी, और बी से आई तक की दूरी कितना लिया हमने, टी एपरेंट वाला, और N1 बाई N2। तो टी एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो गया, डी ब्रैकेट में N1 बाई N2। ये है एपरेंट डेप्थ की डेफिनेशन, सॉरी वैल्यू। अगर कभी पूछता है कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ रख देंगे, एयर का बाहर का ये रख लेंगे, और डी जितना थिकनेस है पानी का वो दिख देंगे रियल वाली, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, एपरेंट आ जाएगी। हम चाहते तो एयर की वैल्यू 1 लेकर फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, टी इक्वल्स टू डी बाई एन सिंपली, जहाँ एन क्या है, एक ही बचा है तो एक को हम क्या N2 लिखें, सिर्फ एन लिख लेते हैं। तो कुछ बुक्स में डायरेक्ट यही है, रियल डेप्थ क्या फॉर्मूला होगा, देखिए फॉर्मूला कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम्स। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक पूरा का पूरा डेरिवेशन कि हम एपरेंट डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी जो हमने कहा था कि ये कभी कभी पूछ लेता है, 12th में जाओगे तो आप ये चीज़ भी निकालोगे कि कितना रेज्ड हो जाता है, तो अब डी में से टी को क्या कर लेना, माइनस कर लेना, बस देख लो क्या करना है, डी में से टी को माइनस करना है, तो डी माइनस टी, तो डी की वैल्यू डी ही रहने दीजिए, टी की वैल्यू कहाँ गया, यह टी की वैल्यू है डी बाई एन, कितना जगह डी कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई एन। तो ये आंसर किसका हुआ, हाइट कह सकते हैं, हाइट टू बी रेज्ड, ये वो हाइट जितना वो क्या होगा, रेज्ड होगा। ठीक है, तो क्या पूछा वो ध्यान दीजिएगा, टी पूछ रहा है कि डी माइनस टी पूछ रहा है, दोनों में से हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस पूछेंगे, पढ़ेंगे, मतलब लेंसेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो थैंक यू आज के लिए।